स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीरज कुमार और आज आपको केमिस्ट्री के अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर हम बात करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में आया था। रदरफोर्ड साहब ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसको देने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को एक और नाम से फेमस किया गया, उसका नाम था रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दोनों नाम रखा गया था इसका। तो इस पर ये एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, फिर इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने एक थ्योरी दिया था जिसको कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। चलिए आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, उस पर बात करेंगे, फिर इनके न्यूक्लियर थ्योरी पर बात करेंगे। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक लेड कंटेनर लिया, यहाँ ध्यान से पिक्चर को देखिएगा, एक लेड कंटेनर लिया, लेड कंटेनर के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, फिर इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेज निकलता था, उसको इन्होंने क्या किया, गोल्ड एटम के ऊपर अटैक कराया। किसके ऊपर अटैक कराया, ये गोल्ड का एटम लिया। गोल्ड एटम कहाँ से लिया उन्होंने, तो गोल्ड एटम लेने के लिए गोल्ड का, सोने का क्या लिया, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया जिसको हम गोल्ड फॉयल के नाम से जानते हैं। तो देखिए गोल्ड एटम उन्होंने कहाँ से लिया, गोल्ड फॉयल से लिया जिसका थिकनेस था 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर। ये गोल्ड फॉयल थोड़ा सा गोल्ड का एटम लिया, मटेरियल लिया था जिसको गोल्ड फॉयल का नाम दिया गया और इस गोल्ड फॉयल का थिकनेस 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर था। इसी से इन्होंने गोल्ड एटम लिया। साथ ही इस एटम के पीछे उन्होंने एक स्क्रीन लगाया, जिस स्क्रीन के ऊपर ZNS स्क्रीन का लेप चढ़ा दिया, एक पर्दा लगाया था उसके ऊपर ZNS का लेप चढ़ा दिए थे। ये देखिए ZNS स्क्रीन है। ये स्क्रीन की एक विशेषता होती है, इस स्क्रीन की विशेषता क्या होती है कि इस स्क्रीन के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो यह लाइट को इमिट करता है, यानी यह ग्रो करने लगता है। जब इसके ऊपर कोई रेज पड़ेगा तो यह स्क्रीन क्या करेगा, ग्रो करने लगता है, चमकने लगता है। इस स्क्रीन को इसीलिए लगाया गया था, इससे यह पता चले कि कहाँ रेज आ रहा है, कहाँ रेज नहीं आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए ये अल्फा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेज निकल रहा है, उसको हमने दिखाया है। ये एटम है और एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसको दिखाया गया यहाँ पर। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेज को अटैक कराया, किसके ऊपर, गोल्ड एटम के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया इसके ऊपर, जहाँ जहाँ चमक रहा था ये स्क्रीन के ऊपर पॉइंट, उसको ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा रेज सीधे गोल्ड एटम को पार कर जा रहा है। कुछ अल्फा रेज, ध्यान से देखिए, सीधे पार कर जा रहा है ना, ये अल्फा रेज सीधे पार कर जा रहा है, ये भी पार किया। कुछ अल्फा रेज बहुत बड़े एंगल से डाइवर्ट हो जा रहा था, देखिए यहाँ से आया, यहाँ डाइवर्ट हो जा रहा है। और बहुत कम, लगभग 20,000 में एक अल्फा रेज ऐसा था जिस पथ पर जाता था उसी पथ पर वापस लौट आ रहा था। देखिए ये जा रहा है, उसी पाथ पर से वापस लौट के आ रहा है, यानी बैक बाउंस कर रहा है, जैसे जाया वैसे ही वापस लौट आया, ऑन द सेम पाथ पर वापस लौट आया। तो यही उनका ऑब्जर्वेशन था। तो इसी बात को हमने लिख भी दिया है आपको समझने के लिए। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा रेज जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा रेज एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का रेज है। इसका खोज रेडियो एक्टिविटी में हो चुका था बहुत पहले ही, जब रदरफोर्ड अपनी थ्योरी दे रहे थे उससे पहले ही खोज हो चुका था। अल्फा देखिए यहाँ हमने लिख दिया है नोट में, अल्फा रेज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा रेज कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो भी हमने बताया वही चीज को आपको रिटर्न भी दे देते हैं समझने के लिए। इन 1911 रदरफोर्ड वाज बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड एटम। अल्फा पार्टिकल पर अल्फा पार्टिकल को किस पर अटैक कराया, गोल्ड एटम पर। ही ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द रेज आर पास थ्रू द एटम, लगभग अधिकतर रेज एटम को पास कर गया। एंड सम रेज आर डेविएटेड विथ एंगल, कुछ रेज डेविएट हो गया एंगल से, मतलब मुड़ गया, जैसे यहाँ देखिए ऐसे मुड़ गया। 1 in out of 20,000 रेज इज बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ। लगभग 20,000 में एक ऐसा रेज था जो अपने पाथ पर ही बाउंस बैक हो गया, जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर लौट आया, मतलब 180 डिग्री पर ही रिटर्न हो गया और उसी पर रिटर्न हो गया, यानी 180 डिग्री बना दिया। यहाँ क्या बन गया, 180 डिग्री। अगर एंगल के रूप में हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि 180 डिग्री पर ही एक रेज, लगभग 20,000 में ऐसा एक रेज था जो अपने ही एंगल पर स्वयं लौट आया, 180 डिग्री पर ही लौट आया, यानी सेम पाथ पर लौट आया।
तो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दे दिया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। देखिए, ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड गेव द थ्योरी कॉल्ड रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। यानी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया इससे, और जो ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दे दिया जिस थ्योरी का नाम था रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। अब इस थ्योरी में मुख्य रूप से उन्होंने 7 पॉइंट कहे हैं, जो मुख्य रूप से थे इनके 7 पॉइंट। वो कौन कौन से पॉइंट है आप देखिए। पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि चूंकि रेज लगातार अधिकतर पास हो जा रहा है एटम से सीधे, बिना डेविएट किए सीधे क्रॉस कर जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एटम जो है स्फेरिकल साइज का है और मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है। यही बात पहला पॉइंट में कहा एन एटम इज स्फेरिकल शेप एंड मोस्ट स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। का एटम स्फेरिकल शेप का है और लगभग अधिकतर पार्ट एटम का क्या है, खाली है, क्योंकि मैक्सिमम रेज जो है सीधे पास कर जा रहा है। दूसरा पॉइंट में उन्होंने यही कहा कि कुछ अल्फा रेज जो था डेविएट हो जा रहा था मेकिंग लार्ज एंगल से, कुछ एंगल बना के जैसे गया या डेविएट हो गया। तो बोला ऐसा डेविएट क्यों हो रहा है। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि एटम के सेंटर में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को डेविएट करेगा। आपको मालूम है सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को डिविएट करता है। तो कहा एटम के अंदर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तभी यह रेज जो है एंगल से डेविएट हो जा रहा है। तो यही बात दूसरे पॉइंट में कहा गया है। देखिए दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है, some alpha particles change their path making large angle। कहता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल चेंज हो जा रहा है मेकिंग लार्ज एंगल से, hence there must be the saturated positive charge in center of the atom। क्योंकि डेविएट हो जा रहा है लार्ज एंगल बना के, इसका मतलब कि एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि यह अल्फा रेज भी पॉजिटिव चार्ज था और डेविएट हो जा रहा था, इसका मतलब एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी पॉजिटिव चार्ज को डेविएट कर रहा है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट में यही कहा उन्होंने कि लगभग 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सेम पाथ पर जा रहा था, जिस पाथ पर जा रहा था उसी पाथ पर वो रिटर्न बैक हो जा रहा था। सेम देखिए गया उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा था, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम थी, लगभग 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि चूंकि यह सेम पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये चूंकि सेंटर में ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एटम के जो सेंट्रल पार्ट है वह निश्चित तौर पर हार्ड है, हैवी है और पॉजिटिव चार्ज तो है ही उसके अंदर, वो तो पहले क्लियर हो गया था, हार्ड एंड हैवी है। उसी हैवी पार्ट को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा कि कुछ लगभग एक अल्फा रेज अपने सेम पाथ पर रिटर्न हो जा रहा है, इसका मतलब एटम के सेंटर में जो सेंटर वाला पार्ट है वो हार्ड है, हैवी है, और बाद में इसी पार्ट को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का नाम दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट में, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स लगभग 1 in 20,000 रिटर्न देयर ओन पाथ। This means there is hard and heavy thing is present, name the nucleus। उस hard and heavy thing को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का। इस तरह से रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस का जन्म दे दिया। न्यूक्लियस वर्ड और न्यूक्लियस चीज क्या होता है इसके विषय में सबसे पहले कोई साइंटिस्ट बताया तो वो रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने हार्ड क्यों कहा, उन्होंने कहा हार्ड इसलिए है क्योंकि अगर अल्फा रेज अगर इसको हल्का रहता तो इसको पेनिट्रेट कर जाता, इसको छेद करके बाहर निकल जाना चाहिए था, पर ये नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह हार्ड है। और दूसरा हैवी इसलिए है क्योंकि अगर हल्का होता तो एयर जैसे किसी पत्ते को, किसी अखबार के पेज को ऐसे हवा के साथ उड़ा के ले जाता, वैसे उड़ा ले जाता है, लेकिन ये रेज सेम पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा है, इसका मतलब यह हार्ड भी है और हैवी भी है। और पॉजिटिव चार्ज तो पहले क्लियर हो चुका था, तो इसके मतलब हार्ड और हैवी थिंग है। और यह हार्ड हैवी थिंग वास्तव में क्या है, तो रदरफोर्ड साहब ने कहा ये न्यूक्लियस है। और बाद में यही बात साबित भी हो गई कि ये न्यूक्लियस के अंदर में ही प्रोटॉन रहता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर ही चार्ज भी होता है, प्रोटॉन ही मास रखता है। आखिर यह हार्ड कैसे बना, तो प्रोटॉन के वजह से बना, क्योंकि प्रोटॉन इसके अंदर में था और हैवी तो था ही, प्रोटॉन मास वाला पार्टिकल है। इसलिए यहाँ देखिए इन्होंने लिख भी दिए हैं, यह थर्ड पॉइंट का ही स्टार मार्क पॉइंट में है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड हैव मास। रदरफोर्ड ने क्या कहा, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मास भी रखता है। प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी इसके अंदर में कौन सा पार्ट होता है जो एटम के अंदर हार्ड और हैवी पार्ट है, रदरफोर्ड साहब ने कहा वो न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन इसी के अंदर में होता है। और प्रोटॉन जो होता है मास भी रखता है और साथ साथ हैवी भी है।
चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्ट है न्यूक्लियस पूरे एटम की तुलना में बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। लगभग अगर एक छोटा सा बच्चे का खेलने वाला बॉल ले लें तो अगर वो न्यूक्लियस है तो उसके बॉल के सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में जो बनेगा स्पेस वो एटम का स्पेस बनेगा, यानी इतना छोटा है ये पार्ट। तो इसी बात को उन्होंने लिखा है चौथे पॉइंट में, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ द एटम। उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है लगभग नेग्लिजिबल है, किसकी तुलना में, वॉल्यूम ऑफ द एटम की तुलना में। यहाँ देखिए डायमीटर ऑफ द एटम लिखा जाता है 10⁻⁻10 मीटर, और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस डायमीटर ऑफ द एटम लिखा जाता है 10⁻⁻10 मीटर, और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस लिखा जाता है 10⁻⁻15 मीटर। अब एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर है, न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, लगभग 1 लाख का अंतर है। यानी इनके साइज में, न्यूक्लियस के साइज और एटम के साइज में 1 लाख का अंतर है। 1 लाख गुना बड़ा है न्यूक्लियस के अपेक्षा एटम का साइज। अब देखिए पांचवा पॉइंट जो है उन्होंने बहुत सिंपल कहा, पांचवा पॉइंट में कुछ नहीं कहा, पांचवा पॉइंट में उन्होंने यही कहा कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता है, इसी का कंसेप्ट उन्होंने बताया। कहा कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, देखिए रदरफोर्ड साहब जब अपनी थ्योरी दे रहे थे तो उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई, 1932 में हुई है। यानी रदरफोर्ड साहब को न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी। बाद में जब न्यूट्रॉन आया तो वो भी पाया गया कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन रदरफोर्ड के जब एक्सपेरिमेंट किए थे और जिस वक्त उन्होंने अपना न्यूक्लियर थ्योरी दिया उस समय सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जानकारी थी। तो रदरफोर्ड साहब ने यही कहा पांचवा पॉइंट में कि एटम के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों आपस में बराबर होता है, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज भी आपस में बराबर होता है। सिर्फ चार्ज का साइन अलग होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, लेकिन दोनों के ऊपर में जो चार्ज का वैल्यू है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, चार्ज का वैल्यू दोनों में क्या है, इक्वल है। और इस तरह से कोई एटम जो है न्यूट्रल होता है, यानी पूरे एटम के ऊपर में कहीं कोई चार्ज नहीं आता, पूरे एटम के ऊपर में। यही बात को उन्होंने पांचवा पॉइंट में लिखा है। कहा क्या, पहला पॉइंट देखिए स्टार पॉइंट में हमने लिख दिया है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है बट अपोजिट इन नेचर, दोनों के चार्ज के नेचर में अंतर है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। आपको मालूम है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए दूसरा पॉइंट स्टार में यही कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है, चार्ज भी बराबर है, इसी वजह से एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का कंसेप्ट उन्होंने 5 नंबर पॉइंट में बता दिया। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट में उन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, एक निश्चित पाथ पर घूमता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर घूमता है। इसी फिक्स पाथ को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। यानी ऑर्बिट का कंसेप्ट देने वाले अगर पहले कोई साइंटिस्ट थे तो वो रदरफोर्ड थे, और साथ ही रदरफोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, फिक्स सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, जिस फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट का नाम कहा गया। देखिए यही बात लिखा हुआ है 6 नंबर पॉइंट में, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई वेलोसिटी इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है काफी हाई वेलोसिटी से, और एक फिक्स सर्कुलर पाथ है, उस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। 7वां पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया है 7वां नंबर में। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के विषय में क्या बताया, जैसे बार बार ये कंसेप्ट उठ रहा था कि एटम स्टेबल कैसे होता है। ठीक है, इसके एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, पर एटम स्टेबल कैसे होता है इसी के बारे में उन्होंने 7वां नंबर पॉइंट में बताया। देखिए 7वां नंबर पॉइंट बहुत आसान है। उन्होंने कहा क्या कि जब कोई चीज सर्कुलर में घूमता है तो उसमें एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
यह एक फिजिक्स का टर्म है। आप छोटे बच्चे को भी देख लीजिए, एक बॉल ले ले और रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे घुमाता है, छोटा बच्चा भी एक बॉल को रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे घुमाएगा तो देखिएगा बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। जब रस्सी से ऐसे बांध के ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो क्या लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, तो चूंकि वो घूम रहा होता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन है और सेंटर पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा फोर्स कौन सकता है, एक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ लग रहा है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, एक फोर्स क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पर और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको खींच भी रहा है, तो ये इसको खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कह रहा है ये दोनों फोर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, एटम स्टेबल होता है। यही बात उन्होंने 7वें नंबर पॉइंट में कहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन पर भी लगता है। आपको बताया ना कि एक बच्चा ऐसे ऐसे घुमाएगा तो जब कोई चीज घूमता है तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है घूमने की वजह से उस वस्तु पर, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बराबर होता है किसके, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लग रहा है चार्ज के वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस उसको खींचता है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है तो घिसता है। तो निश्चित तो नियम के तहत क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाए, एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं ऐसा होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस तरह से हमने रदरफोर्ड की पूरी थ्योरी को आपको समझा दिया। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, यानी रदरफोर्ड साहब ने अपने पूरे थ्योरी में 4 पॉइंट मुख्य रूप से कहा। पहला उन्होंने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया, क्योंकि पहले से कोई नहीं जानता कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता है, उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सेंटर में एक पार्ट होता है जो हार्ड एंड हैवी पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी न्यूक्लियस का कंसेप्ट देने वाले अगर पहले कोई साइंटिस्ट है तो रदरफोर्ड थे, तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। तीसरा, एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे, तो उन्होंने बताया कि चार्ज आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर होता है, इस तरह से एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का कंसेप्ट दिया। और चौथा, एटम स्टेबल होता है। कैसे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा है और इलेक्ट्रॉन पर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स आपस में बराबर हो जाता है, इसकी वजह से एटम स्टेबल होता है। यानी स्टेबल भी होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। ये सारे कंसेप्ट रदरफोर्ड साहब ने दिया। तो हमने पूरा थ्योरी इसलिए आपको समझा दिया है कि इससे 50 तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में उठते हैं। या पूरा थ्योरी लिखने कहीं नहीं आएगा आपको एग्जामिनेशन में, आपको एग्जामिनेशन में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए एटम स्टेबल कैसे होता है रदरफोर्ड के हिसाब से, तो यही 7वां नंबर पॉइंट का खाली आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के विषय में रदरफोर्ड साहब को कैसे पता चला, तो जो उसमें एक ही लाइन लिखना है जिसे हमने यहाँ 3rd नंबर पॉइंट में लिख दिया है कि अगर अल्फा रे को जब सेंटर में अटैक कराया तो उन्होंने देखा कि सेम पाथ पर लौट आ रहा है अल्फा रे। इसका मतलब कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो है ही, क्योंकि उसी पर लौट रहा है, साथ ही हार्ड भी है और हैवी भी है। हार्ड क्यों, क्योंकि इसको बाहर पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकलना है, और हैवी भी है, तो हार्ड एंड हैवी पार्ट है। इसी पार्ट को रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस कहा। बाद में जब 1932 ईस्वी में चैम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन का खोज किया और पता लगाया कि न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है जिस पर खाली मास होता है, तो उस पार्ट को भी कहाँ मान लिया गया, इसी न्यूक्लियस में मान लिया गया। यानी पूरे एटम का जो मास होता है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। बाकी जगह सारा एटम क्या है, खाली है, जो उन्होंने पहला पॉइंट भी कहा। इस तरह से कितने वही ऑब्जेक्टिव उठे, अगर इस थ्योरी को आपने दिमाग में सेट कर लिया, हर पॉइंट को
डेमोस्ट्रेट कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन में डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी पॉइंट आए इससे संबंधी आप तुरंत एक लाइन में आंसर लिख दीजिएगा, 2 लाइन में आंसर लिखने की जरूरत पड़ेगा तो 2 लाइन में लिखेगा। ये तो सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंट में जो आपको समझाया है उसी पॉइंट को यहाँ पर हमने रिटन भी दे दिया कि आपको रिटन के रूप में भी मालूम हो। ऐसे एग्जामिनेशन में ये लिखने नहीं कहीं आता है और ना ये पूरा पॉइंट एक साइड लिखने आता है, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैक्टिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड की न्यूक्लियर थ्योरी को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगले क्लास में हम रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।